बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान से हमारा पाकिस्तान की तरफ सफ़र जारी है। हमारा पाकिस्तान का सफ़र कितना सुहाना है। ये सफ़र 29 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था। दरमियान में नया पाकिस्तान आया, पुराना पाकिस्तान आया, और अब जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया है ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ था, नया पाकिस्तान में इमरान खान ने क्या करने की कोशिश की थी, सारा कुछ आपके सामने है। लोग इमरान खान पर महंगाई में इजाफे का इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद पुराना पाकिस्तान वाले लोग आए तो किसी को पता नहीं था कि ये पुराने पाकिस्तान का दावा करने वाले पाकिस्तान को पत्थर के दौर की तरफ ले जाएंगे। आज लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है वो वाकई किसी पत्थर के दौर में हो सकता है। जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से पार्लियामेंट के इजलास के दौरान इन कैमरा इजलास था, उसमें हमारा पाकिस्तान की बात की गई, जिसको हुकूमत की तरफ से बड़ा उछाला गया कि जनरल आसिम मुनीर हमारे साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि हमारा पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है। जनरल बाजवा वो किस पाकिस्तान में थे 29 नवंबर तक। जनरल बाजवा पुराना पाकिस्तान वालों के साथ थे। जनरल बाजवा ने नया पाकिस्तान वालों का भी साथ दिया, लेकिन फिर वो पुराना पाकिस्तान वालों के साथ मिले तो पाकिस्तान की आवाम की बर्बादी और तबाही का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक नहीं रुका। इसके साथ साथ जो मुज़ालम का, जबर का, शिद्दत का सिलसिला शुरू हुआ था वो भी बदस्तूर जारी है। हमारा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन हुआ क्या, हमारा पाकिस्तान में अज़हर मिशवानी को गिरफ़्तार किया जाता है और अज़हर सदीक़ के घर पर हमला किया जाता है। अज़हर सदीक़ का किसी पार्टी के साथ तल्लुक़ नहीं है, वो एक वकील हैं, जो फ़ीस दे उनको वकील कर ले, लेकिन उनके घर पर भी जिस तरह से हमला किया गया, बच्चे बाल बाल बचे, लेकिन उनकी मर्ज़ी का पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। इमरान खान भी इसी पाकिस्तान में, पुराना पाकिस्तान में और हमारा पाकिस्तान में अपना पर्चा दर्ज करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो भी दर्ज नहीं हुआ। अरशद शरीफ की वालदा वो भी पर्चा दर्ज करवाना चाहती हैं इन्हीं पाकिस्तान में, पुराना पाकिस्तान में और हमारा पाकिस्तान में, लेकिन उनका पर्चा भी दर्ज नहीं हो रहा। हमारा पाकिस्तान में अज़हर मिशवानी गिरफ़्तार होता है, वकास अहमद गिरफ़्तार होता है, आकाश राम को गिरफ़्तार किया जाता है। ये बोल के मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मीडिया के साथ इनका ऐसा ही तल्लुक़ है कि ये मीडिया चैनल के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन मीडिया के हवाले से इनका अपना किरदार कोई नहीं है। ये उनकी मैनेजमेंट में है। उनको भी गिरफ़्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करने के बाद उनकी ज़मानत नहीं होने दी जा रही, और फिर हमारा पाकिस्तान में अली जैदी को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से धक्के मारे गए, वो भी आपके सामने है। पुराना पाकिस्तान में जिन मुज़ालम का सिलसिला शुरू हुआ था वो हमारा पाकिस्तान में भी जारी है। उधर राना सनाउल्लाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने ये चैलेंज भी किया है कोई भी 14 मई को इंतखाबात नहीं करा सकता। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है। राना सनाउल्लाह किसको चैलेंज कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के साथ कमिटेड है, 14 मई को इंतखाबात करवाना चाहती है, बशर्ते कि इमरान खान इस पर आमादा हो जाते हैं कि एक साथ इलेक्शन हो जाएं, वो ज़रा थोड़ा सा आगे चले जाएं। इमरान खान अगर आमादा नहीं होते तो फिर 14 मई को इंतखाबात होने हैं, हर सूरत होने हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया है कि कौन है जो 14 मई को इंतखाबात करवा लेगा। राजा परवेज़ अशरफ नून लीग की कचरा और कूड़ा रेडी पर सवार हो गए हैं। इनकी तरफ से भी वही बदबूदार बातें की जा रही हैं जो नून लीग की क़यादत करती है।
जैसा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जितना ज़ोर लगा लो 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से कहा गया है कि कानून साजी तस्लीम नहीं तो फिर इलेक्शन का मजाक भी ख़त्म करें। पार्लियामेंट आइन से तजावज़ अदालती फ़ैसला मानने से इनकार कर सकती है। ये राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह परवेज़ अशरफ और इस कबील के दूसरे लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को घसीट कर तौहीन अदालत की तरफ ले जा रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ को कब वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था? जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल करार दिया गया तो राजा परवेज़ अशरफ को आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। क्यों वज़ीर-ए-आज़म बना दिया? क्योंकि पीपल्स पार्टी में उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ से बड़ा करप्ट और कोई नहीं था। रेंटल प्लांट्स आपको मालूम है, राजा रेंटल इनका नाम था, उसमें कितने अरबों की करप्शन हुई थी। राजा परवेज़ अशरफ की तरफ आसिफ अली ज़रदारी की नज़र अगर गई थी तो सिर्फ इसलिए गई थी, इन पर करप्शन के मुकदमा थे। आसिफ अली ज़रदारी ने यह हुकूमत को बताने की कोशिश की, एस्टेब्लिशमेंट को जिताने की कोशिश की, ये लो फिर मैं अपना वज़ीर-ए-आज़म लेके आ गया हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ उसको मैं वज़ीर-ए-आज़म बना सकता हूँ, जो कुछ करना है कर लो। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, इंतखाबात 14 मई को नहीं हो सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। और इससे होगा क्या? राना सनाउल्लाह को कौन पूछेगा? राना सनाउल्लाह पर तौहीन अदालत लगेगी, लेकिन इक़्तिदार किसका जाएगा? वो मियाँ शहबाज शरीफ का जाएगा। ये लोग मियाँ शहबाज शरीफ को घसीट कर तौहीन अदालत की तरफ ले जा रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी न जाने के उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, इनके इशारों पर नाच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वो भी महाज खोलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ अभी तो तकब्बर के पहाड़ पर खड़े हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ जैसे बड़े बड़े लीडर नाक से लकीरें निकालते हैं और घीसियाँ करते हुए नज़र आते हैं। अब इनकी तरफ से इंतखाबात से भागने की एक और कोशिश भी की जा रही है। कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास बुलाया गया है, जिसने गवर्नर स्टेट बैंक को तलब किया है। ये लोग पैसे देने से इनकार कर देंगे तो फिर क्या होगा? कल शहबाज शरीफ साहब अदालत में होंगे और फिर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे होंगे। ऐसा ही आसिफ अली ज़रदारी चाहते हैं, अपने पुत्र को वज़ीर-ए-आज़म बना लें या अपनी मर्ज़ी का वज़ीर-ए-आज़म ले आएँ। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी एक शहीद सामने लाना चाहती है शहबाज शरीफ की सूरत में। देखते हैं शहबाज शरीफ को अक्ल कब आती है। बात हमने की थी कि इंतखाबात 14 मई को होने हैं, हर सूरत होने हैं, लेकिन साथ हमने ये भी कहा कि अगर इमरान खान आमादा हो जाते हैं, मान जाते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो ये इंतखाबात 1-2 महीनों के लिए डिले हो सकते हैं। इसका थोड़ा सा इम्कान है। इम्कान भी यूँ पैदा हुआ है कि इमरान खान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं, लेकिन किसके साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं? एक आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। पहले वो हुकूमती पार्टियों के साथ मुज़ाकरात कर रही है, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी। आसिफ अली ज़रदारी की बनाई हुई कमेटी पर किसी तौर पर भी तहरीक इंसाफ वाले एतमाद करने पर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी की कमेटी और ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी वो जो कुछ करते हैं उनकी मुनाफ़क़त सबसे पहले होती है, उनकी साजिशी जहनीत भी सबसे पहले कार फरमा हो जाती है। इन सारी चीज़ों को देख कर मुज़ाकरा तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाएंगे, लेकिन उनमें कामयाबी का इम्कान कोई नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ जमात इस्लामी की तरफ से भी मुज़ाकरात का डोल डाला गया है। सिराजुल हक ने इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। जमात इस्लामी कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी पार्टी है, इनके साथ होने वाले मुज़ाकरात कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक कामयाब होंगे, क्या पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। लेकिन इससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कमेटी कायम की गई है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। उनमें एक तो परवेज़ अशरफ हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद और रशीद हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ ने कौन सी लीडरशिप को मुज़ाकरात के लिए तैनात किया है। जिस तरह की जमात इस्लामी की अपनी हैसियत है, उसी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बराए नाम कमेटी बना दी गई है। इन लोगों का जितना मकाम तहरीक इंसाफ को है हर किसी को पता है, फिर भी मामलात मुज़ाकरात से शुरू होते हैं, मुज़ाकरात पर ही ख़त्म होते हैं। लेकिन इस हवाले से इमरान खान को आमादा करने के लिए कि वो इसरार न करेंगे 14 मई को इंतखाबात ज़रूर हों,
اس کے لیے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کی کامیابی ہوگی۔ عمران خان آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت وہ پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ پھر کرنا ہے ہمارا پاکستان والوں نے۔ ہمارا پاکستان والے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا آپ کو اچھے سے اندازہ ہے۔ بہرحال جو کچھ پرانے پاکستان میں ہوتا تھا، جنرل باجوہ کے دور میں ہوتا تھا، عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، بہیمانہ تشدد کیا جاتا تھا، ننگا کیا جاتا تھا، بہت کچھ کیا جاتا تھا، ویڈیو سامنے لائی جاتی تھی، ویڈیو بنائی جاتی تھی، لیکن ہمارا پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ اس طرح کا تشدد نہیں ہوا، اور پھر معاملات کچھ سدھرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں عمران خان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آیا ہے، جیسا کہ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد سے جیسے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا اس طرح کی عمران خان کی گرفتاری کی کوشش نہیں ہوئی، تو تھوڑی سی برف پگھلتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف وہ جج جو یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو ابھی عدالت میں پیش کیا جائے، اسی جج کی طرف سے 1 مہینے کی عمران خان کو تاریخ دے دی جاتی ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو مثبت اشارے پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کس طریقے سے پی ٹی آئی کو حکومت سے الگ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس میں کوئی ہمارا پاکستان کا تعلق ہے؟ اگر کوئی تعلق ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں حالات جلد معمول پر آ جائیں گے؟ ناظرین، آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔